लेट्स स्टार्ट। तो एक दो चीजें एपी की बची है, वो खत्म करते हैं सबसे पहले। तो देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई एपी है, A1 A2 A3 A4 ऐसे है ना, तो अगर मैं कोई एक कांस्टेंट नंबर, शेयर नहीं करी स्क्रीन, सॉरी। हाँ, तो देखो, एक कोई अगर कोई एपी है A1 A2 A3 A4 टिल AN, अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर के हर टर्म में ऐड कर दूं या हर टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो रिजल्टेंट सीरीज भी क्या एपी में होगी या नहीं होगी? सर होगी। होगी सर। कितने लोग बोलते हैं होगी, कितने बोलते हैं नहीं? चैट में लिखो। ओके, रिया कह रही है होगी, निखिल कह रहा होगी, कृष कह रहा होगी। ओके, बाकी लोग भाई, दीपांशु, गौरव, मुस्कान, होगी या नहीं होगी भाई? गौरव एंड मुस्कान, प्लीज रिस्पॉन्ड। और दीपांशु भाई, मैसेज एवरीवन में नहीं है यार, प्राइवेट में भेजना है मेरे को। बंद कर दूंगा सबके मैसेजेस, फिर भेजेगा क्या? आंसर जो भी पूछता हूँ वो कभी भी एवरीवन में नहीं जाएगा। मुस्कान, मुस्कान इज नॉट। ओके, सो वो एपी में हो, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं हम? अगर फर्स्ट टर्म ए है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? अगर ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस बी है तो अगर मैं प्लस या माइनस के करूं, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, एंड सो ऑन। देखो, टर्म्स तो चेंज हो रही हैं, लेकिन क्या कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है? नो सर। A2 प्लस के माइनस A1 प्लस के, तो चाहे माइनस वाला भी ले लो, तो के और के तो हमेशा कैंसिल हो रहा है। क्या आ रहा है? यस A2 माइनस A1 विच इज आवर ओरिजिनल डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कभी भी नहीं बदलेगा, है ना। और वो हमेशा लेकिन एपी में रहेगी, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे ऐड करो, चाहे मल्टीप्लाई करो के से, या चाहे डिवाइड करो। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या है ना, चलो ओरिजिनल एपी को तो हम इसी यही छोड़ देते हैं, है ना। ये फर्स्ट था जब हमने प्लस माइनस के करा। अब आ गया सेकंड, जब हम या तो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय के, या फिर डिवाइड बाय के। तो इस केस में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, A1 के, A2 के, ऐसे ही चलता रहेगा, AN के, है ना। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया भाई? के तो कॉमन आ जाएगा, A2 माइनस A2 माइनस A1 इज, तो अगर सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं के से, तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम डिवाइड की बात करें तो क्या होगा भाई कॉमन डिफरेंस? कौन बताएगा? A2 माइनस A1 अपॉन के। व्हाट इज A2 माइनस A1? डी, है ना। डी अपॉन के। स्मॉल डी 1 बाय के कॉमन आ जाएगा, और A2 माइनस A1 बचेगा विच इज स्मॉल डी बाय के। स्मॉल डी आर इज आर ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लाई, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ तो कॉमन डिफरेंस नहीं बदला। मल्टीप्लाई डिवाइड में कॉमन डिफरेंस
बदल जाएगा, ठीक है। In a finite AP, sum of terms equidistant from the beginning and the end. अरे भैया क्योंकि A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1 को मैंने स्मॉल d मान रखा है रिया, समझे? है ना। थर्ड आ गया, फाइनाइट एपी है, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज द सेम, ठीक है। वो क्या बोल रहा है भाई, कुछ नहीं, बोल रहा है कि अगर एक एपी है A1 A2 A3 an-2 an-1 an, अगर ऐसा कुछ है तो जो सम ऑफ टर्म्स है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईदर एंड, तो जैसे an-1, अब इधर इसका जो सम होगा, अब इसकी थर्ड और इधर से थर्ड, और जो इसका सम होगा ये हमेशा A4 फोर्थ टर्म और उधर से फोर्थ an-3, ये सारे सम्स हमेशा इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे ये? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम। बहुत इजी है प्रूव करना, है ना। अब ये देखते हैं, पहले फिर एक को कर लेते हैं, बाकी आसानी है। A2 प्लस an-1 कितना हो जाएगा भाई? A2 क्या हो गया? A1 प्लस d प्लस an-1 क्या हो गया? उल्टा अगर मैं करूं तो an माइनस डी हो गया, तो ये और ये तो कट गए, क्या बचा? A1 प्लस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आई थर्ड सबको? गिव मी अ थम्स अप, समझ आ गई तो। गौरव, दीपांशु, रिया, ओके, एवरीवन अंडरस्टूड, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 3 नंबर्स एबीसी, एपी में तो होता ही है, अगर 2b इक्वल टू a प्लस सी है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक सीक्वेंस में एक सीक्वेंस जो है वो एपी में होता है अगर उसकी nth टर्म क्या होती है? क्या होती है nth टर्म? एक लीनियर एक्सप्रेशन होती है। अभी तक हमने देखा ना कि an क्या होता है भाई? a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि a प्लस n-1 इंटू डी को मैं जनरलाइज कर दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। एक n वाली टर्म रहेगी, एक नॉन n वाली टर्म रहेगी, है ना। अगर मैं इसको खोलूं तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस डी प्लस n डी, ये एक n वाली टर्म आ गई, ये एक नॉन n टर्म आ गई, लीनियर बन गई n में, है ना। तो हमेशा एक एपी की जनरल फॉर्म लीनियर होती है, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ n आएगा, देखो ना यहाँ पे मैंने ओपन करा, तो जो कोफिशिएंट ऑफ n है, जो n के साथ टर्म है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। हो रहा है ना अपने आप ही, कुछ करा नहीं, बस रीअरेंज करा है। तो जो n के साथ कोफिशिएंट है वो अपने आप ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। समझ गए सब लोग ये? गिव मी अ थम्स अप, फोर्थ प्रॉपर्टी समझ गए तो। गौरव, व्हाट अबाउट यू? ओके, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि लीनियर हो गया nth टर्म, लेकिन जो सम ऑफ n टर्म्स होता है वो होती है क्वाड्रेटिक। सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये कितना हो गया? n/2 इंटू 2a माइनस डी प्लस एन डी, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये कितना बन गया भाई? n इंटू 2a माइनस डी बाय 2,
प्लस एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू, ऐसा बना है ना। तो अब देखो, अब ये n में क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक आ गई, n की टर्म भी है, n स्क्वायर की टर्म भी है, ये क्वाड्रेटिक बन गया एक्सप्रेशन, है ना। तो इज ऑफ द फॉर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। और इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, जो एन स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो तो डी बाई टू है, तो जो एन स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे एन स्क्वायर के साथ ए है, तो दिस ए इज बेसिकली इक्वल टू डी बाई टू, तो डी किसके इक्वल हो गया, टू ए के। समझ आई सिक्स्थ प्रॉपर्टी सबको, गिव मी थम्स अप। सर ये वाली एक बार फिर से समझा दो। बताता हूँ, दीपांशु, गौरव, तुम्हें समझ आई? कुछ नहीं यार क्रिश, जैसे nth टर्म लिखी थी ना मैंने पिछली बार लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के लिए एंड में, अभी वैसे ही मैंने सम ऑफ एन टर्म्स लिख दिया। तो एपी की प्रॉपर्टी यही है कि अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो वो हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा, लेकिन अगर मैं सम ऑफ एन टर्म्स लिखूंगा तो वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, स्क्वायर की टर्म्स आएगी। तो एस एन लिखा, ऐसे लिख दिया इसको, और अंदर मैंने कांस्टेंट टर्म अलग कर ली, एन वाली अलग कर ली, फिर एन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना, एन इंटू टू ए माइनस डी बाई टू प्लस एन स्क्वायर इंटू डी बाई टू, है ना। तो एन स्क्वायर वाली टर्म भी आ गई, एन वाली टर्म भी आ गई, तो इसको मैं जनरलाइज करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। तो देखो यार, तो जो एन स्क्वायर के साथ टर्म है वो क्या थी, डी बाई टू, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू डी बाई टू, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, टू है। तो बेसिकली एन स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका ट्वाइस हो जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है क्रिश? यस सर। ओके, ये तो फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे है, सिक्स्थ होनी चाहिए, एक बीच में स्किप हो गई क्या? हाँ फोर्थ वाली, फोर्थ, तो ये हो गई फिफ्थ। ओके, सेवेंथ लास्ट प्रॉपर्टी क्या है अब हमारी, सेवेंथ प्रॉपर्टी है, if the terms of an AP are chosen at regular intervals then they form an AP as well। मतलब बेसिकली कुछ नहीं, रेगुलर इंटरवल्स पे टर्म्स लेनी है तुमने। तो मतलब वो बोल रहा है कि अगर ये कोई एपी है ना, तो अगर मैं इसमें इस एपी में से रेगुलर इंटरवल्स में से टर्म उठा लूं, A1, A3, A5, A7 सो ऑन, ये भी एक एपी होगी। मैं चाहे इंटरवल बदल लूं, A2, A5, A8 एंड सो ऑन, ये भी एक एपी होगी, है ना। समझ गए सब लोग ये वाली प्रॉपर्टी? यस सर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गौरव, रिया, गौरव, ओके। So these are just some of the properties of an AP। ठीक है, नोट्स में मिल जाएगी, देख लेना फिर से एक बार। मीन क्या होता है, हमने देखा था कि अगर ABC AP में है, ABC इन AP है, 3 नंबर अगर AP में, तो जो बीच वाला होता है B को हम क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C। ओके, ठीक है, B क्या होता है हमारा, एरिथमेटिक मीन। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय, मीन है ए प्लस सी बाय टू। ठीक है, वैसे ही अब ए और सी के बीच, ए और सी थे 2 नंबर जिसके बीच का मीन था बी, तो वो निकालने के लिए हमने क्या करा, दोनों नंबर को ऐड करा, 2 से डिवाइड किया। सिमिलरली कोई भी 2 जनरल नंबर है, ए और बी, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी, बस दोनों नंबर्स को ऐड करने का, 2 से डिवाइड करने का, अगर 2 नंबर है, ठीक है। लेकिन ए और बी के बीच में यहाँ उसने बोला कि एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर, है ना, एक अरिथमेटिक मीन बताओ कितना है। अब लेकिन उसने बोल दिया कि भाई ए और बी के बीच में
बहुत सारे मीन्स डाल दिए, ठीक है। ए के बाद A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, फोर्थ अरिथमेटिक, ऐसे n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए इनके बीच में। और अब हमें इन सब की वैल्यूज बतानी है क्या होंगी, ठीक है। अब सिर्फ सिंगल अरिथमेटिक मीन तो है नहीं, सिंगल होता अगर इस सब की जगह सिर्फ एक a होता तो मैं लिख देता a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, बट लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, तो ये तो अब हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक अरिथमेटिक मीन नहीं, अब n अरिथमेटिक मीन्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं सीरीज का d। तो यहाँ पे देखो n अरिथमेटिक मीन्स है, तो टोटल टर्म्स कितनी हो रही है यहाँ पे सीरीज में, टोटल टर्म्स कितनी हुई भाई, कोई बताएगा, एनीवन? इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है निखिल? सर n+2। हाँ, किसने बताया? सर क्रिश। हाँ सही है भाई। अबे n तो अरिथमेटिक मीन्स है, n टर्म्स तो ये हो गई, एक a और एक b, तो टोटल टर्म्स हो गई n+2, है ना। तो b हमारी क्या हो गई, n+2 टर्म डाल देते हैं। तो n+2 टर्म क्या होती है, a प्लस n+2, n की जगह n+2 आ जाएगा, -1 इंटू डी। तो ये कितना बन गया भाई, a प्लस n+1 इंटू डी। तो a को इधर ले आओ और n+1 से डिवाइड कर देंगे तो d आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस a अपॉन n+1। ठीक है। अब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस d, क्योंकि ये सेकंड टर्म है एपी की, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है लेकिन एपी की ये सेकंड टर्म है ना। सिमिलर डी की वैल्यू यहां से डाल देंगे जब चाहिए होगी हमें। a2 क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म, तो a a प्लस, plus 2d है ना। तो थर्ड a3 क्या हो जाएगा, a a प्लस plus 3d, ऐसे ही चलता रहेगा। तो nth अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस एन डी। देखो यहाँ पे जो n है वही n यहाँ पे आ रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या हमारा nth mean arithmetic mean, but this is also our n+1th term, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बराबर n आ रहा है, जो नंबर का मीन है वही नंबर यहाँ आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में जो नंबर का मीन है वो जो टर्म है एपी की नेक्स्ट वाली है ना। ये कौन सी टर्म है, n+1th टर्म है, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है ना। और फॉर्मूले में तो n उस हिसाब से आता है, और यहाँ पे लेकिन ऐसा बैठ गया, मैच कर गया। समझ आया सबको कि अब क्वेश्चन बोल दे मान लो 6 अरिथमेटिक मीन घुसाओ ए और बी के बीच में, 4 और 25 के बीच में, ऐसे दो नंबर दे दिए 4 और 25, और बोला कि इनके बीच में ऐसे 6 अरिथमेटिक मीन घुसाओ कि वो पूरी सीक्वेंस एपी में रहे, है ना। तो फिर उसमें हम ऐसे करें, 6 अरिथमेटिक मीन घुसाने हैं तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, टोटल टर्म्स 8 हो जाएंगी। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फिर सारे अरिथमेटिक मीन्स निकाल लेंगे। समझ आया ये सबको, इम्पोर्टेंट है। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो इसमें फिर से। क्रिश, सर नोट डाउन कर लें? अभी तो थोड़ा जूम आउट किया है, पूरा दिख जाए ताकि, कर लो नोट कर लो। क्रिश समझ आया है नहीं यार? यस सर, आ गया। गौरव, दीपांशु, ठीक है भाई, नोट करो जल्दी से फिर आगे चलेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ना एक्चुअली अपना एनसीईआरटी के परे है, कंपटीशन वाला पार्ट है। तो जब हम अभी वो वाली जो अपनी, याद है तुम्हें पिछले साल एक्सरसाइज होती थी एक ओलंपियाड वाली और जेई वाली, यस सर।
है ना, तो वो वाली एक्सरसाइज जब करेंगे ना उनमें आएगा इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। तो वो वाली एक्सरसाइज करेंगे हम थोड़ा बाद में, पहले जरा एक्सरसाइज 1 और 2 कर ले सारे मॉड्यूल्स की, सारे थियोरी करके, फिर हम लाइन से वो निपटाएंगे दूसरे मॉड्यूल में। कर लिया नोट? कर लिया तो थम्स अप दे दो भाई। कृष, निखिल, दीपांशु। सर प्लीज कर रहे वेट। हैं सर। हाँ बस तुम तीन ही हो, तब से स्लो कर देते हो चीजें। बोल देना भाई हो जाए तो। कितनी देर लगाओगे यार, 4 लाइनें लिखनी है। डन सर। कृष, छाप लिया कृष? सर थोड़ा सा रह। अबे थोड़ा सा तो टोटल है, थोड़ा सा इधर रह रहा है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। जल्दी लिख थोड़ा। सर बोलो। सर जैसे हमने ये सॉल्व करा, हम्म सर इससे हमारी वैल्यू किसकी आएगी? अरिथमेटिक मीन्स की। क्वेश्चन हमें बोलेगा कि ऐसे बोल देगा सीधा, इंसर्ट 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 125 एंड 165, है ना। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए और बी की वैल्यूज है जैसे यहाँ पे, तो उसमें हमें 10 इंसर्ट करने होंगे मीन्स। तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे 125 A1 A2 टिल A10 और फिर 165, है ना। तो अब इसमें हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी होगी, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, तो फिर हम उसमें ऐसे लिखेंगे 165 इज इक्वल टू 125 प्लस टोटल टर्म्स अब यहाँ पे कितनी हो गई, n+2 ही रहेंगी। n मतलब नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, 10 घुसाने, तो टोटल टर्म्स हो गई 12 12। तो ये कितना हो गया भाई, 125 25 प्लस प्लस 11 11, डी। है ना। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम A1 A2 A3 सबकी वैल्यूज निकालेंगे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। और बाकी फिर अरिथमेटिक ओके मीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी मैं बताऊंगा अगले स्लाइड में। ठीक है, कृष्ण नोट कर लिया अब? यस सर। चलो, ये प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ n AMs बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा A1 के बाद, सॉरी, अब दो नंबर हैं A और B, और उसके बीच में क्या है, हमारे n AMs हैं, A3 टिल AN और फिर B। ये जो सम है ना इन AMs का, इस A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल AM। अगर ये n के n ना होते, इसकी जगह एक सिंगल AM डालता मैं A, उसकी वैल्यू क्या होती, A+B/2। लेकिन अब मैंने n डाल दी, तो इन n AMs का जो सम आएगा वो इस सिंगल AM के n टाइम्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? यस सर। बाकी लोग यार, दीपांशु, गौरव, कृष। सर ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है क्या, जैसे हमारे पास मिडिल टर्म है और एन है, तो फिर सम निकालना हो तो एन इंटू मिडिल टर्म कर दो। दीपांशु कुछ नहीं यार, ये n अरिथमेटिक मीन्स अगर मेरे को इंसर्ट करने हैं, जो n अरिथमेटिक मीन्स है, इनका जो सम है ना वो किसके इक्वल हो जाता है,
सिंगल अरिथमेटिक मीन के n टाइम्स। सिंगल अरिथमेटिक मीन का मतलब a और b के बीच में अब एक ही अरिथमेटिक मीन घुसाना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी बाई 2। अब उसका जो n टाइम्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ दीज n अरिथमेटिक मीन्स। ओके, इसका आसान है, प्रूफ कर लेना खुद लोग, करना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा। प्रूफ सर इज होमवर्क। इसमें जो हम n लेंगे वो +2 वाला लेंगे या फिर सिंपल? सोचो सोचो, ये n ना, यस सर। सेम एज दिस। अगर 10 AMs लिखने हैं सो दैट विल बी, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं कि A1 प्लस A2 टिल 10 AMs है मेरे, तो वो हो जाएगा 10 टाइम्स A प्लस बी बाई 2। ओके, सेम है ना, नहीं तो अलग तरीके से लिखा होता, ठीक है ना। हाँ भाई, बिटवीन A एंड C। तो ज्योमेट्रिक मीन पे आ गए अब हम। तो जैसे हमने देखा था 3 नंबर हैं ए बी सी, अगर वो एपी में होते थे तो बी उनका ज्योमेट्रिक मीन होता था। अब लेकिन अगर ए बी सी जीपी में है तो बी क्या होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। वो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है भाई, अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज रूट ए बी। ओके, मल्टीप्लाई करके रूट ले लो। कैसे बताया, क्यों होता है ऐसा, ये क्योंकि बी तो हमने पता ही है ना, कॉमन रेशो तो इक्वल होती है। सो बी बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से बी क्या आ गया, अंडर रूट। समझ आया सबको, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कैसे आता है। क्रिश, गौरव, दीपांशुरिया, गौरव, ओके। हार्मोनिक मीन क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता यार। हार्मोनिक मीन क्या, अगर दो नंबर हैं ए और बी, ए बी सी, ठीक है, देन बी इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन, अरे गलत क्यों है हर जगह, ए और सी के बीच में होगा ना, है ना। तो ए और सी के बीच में हार्मोनिक मीन है। कैसे पता चला, ए बी सी किस में है, अगर एच पी में है, इसका मतलब 1/a बताया था ना मैंने, ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं एपी में कन्वर्ट करके। 1/a Yes, 1/b 1/c एपी में हो गई, है ना। तो अब इसमें हम अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बेसिकली 2/b किसके इक्वल हो गया, 1/a प्लस 1/c। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो b हो गया हमारा 2ac अपॉन a प्लस, A plus C. ये होता है हमारा हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, गिव मी अ थम्स अप, जल्दी जल्दी। क्रिश, रिया, yes Riya, I will wait for you to write, just tell me if you understood it. ठीक है, okay good, so just write it down। तो और ये एक और प्रॉपर्टी है, अगर दो नंबर हैं कोई भी a और b, ठीक है, रैंडम नंबर है, a उसके बीच में अरिथमेटिक मीन है, g ज्योमेट्रिक मीन है और h हार्मोनिक मीन है, तो हमारे पास ये दो रिलेशन है इन तीनों a g और h के बीच में। तो ए जी और एच किस में होते हैं, हमेशा जीपी में बनते हैं। इनकी आपस में एक अलग ही सीरीज चल रही है भाई, ठीक है। इतनी सीरीज, तीनों अलग अलग सीरीज से निकल के आए हैं और इनकी आपस में एक अलग ही टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये तीनों जीपी में होते हैं अलग से। ऑल्सो प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट। ओके, समझ गए सब लोग।
गिव मी अ थम्स अप। गौरव, दीपांशु, चलो नोट कर लिया सबने ये वाला पन्ना? नो सर, वेट प्लीज। यस, आई नीड अनदर थम्स अप फॉर दैट। अगर जैसे ही नोट कर लिया थम्स अप दो। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। करा क्या नोट किसी ने अभी तक? गौरव इज डन। अरे थोड़ा तेज लिख लो। कृष, दीपांशु, दीपांशु तू तो लिख रहा होगा अपना कर्सिव में, है ना? कृष लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से लिख रहा है क्या कृष? भाई दीपांशु ने लिख लिया है यार। दीपांशु सबसे लास्ट में लिखता है। कर क्या रहा है कृष? हाँ, दीपांशु को सजा के लिखना होता है भाई, वो एंड में लिखता है सबसे। तू उससे भी स्लो हो गया। वाह। अरे खत्म हो गया भाई अब हमारा चैप्टर एपी। ओके, ये जो आज का थ्योरी वाला पार्ट है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। तो आज का समझ में आया ना ये वाला पार्ट सारा, सीरीज सीक्वेंस सीरीज वाला, इसमें जो हमने मीन्स के बारे में पढ़ा है यस सर। ना? किसी को कोई डाउट नहीं है तो बताओ, डाउट है तो बताओ, नहीं भी है तो पता ही है। गौरव, आज का समझ आया भाई तुम्हें सब कुछ? यस सर। बे तेज बोल यार, थोड़ा आवाज नहीं आ रही। यस सर। ठीक है, वैसे तो अभी भी नहीं आई आवाज, और मुझे लग रहा है तूने यश बोला। ठीक है भाई, चैप्टर खत्म। ट्रायंगल शुरू करेंगे अब हम। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी हमने। कॉन्ग्रुएंट sir. फिगर्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा? सामने लिखा हुआ मत बताओ, वैसे बताओ अपनी समझ से। बोलो बोलो निखिल। सर, जिनके साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। साइड्स और एंगल्स टेक्निकल हो गया तू। सर्कल, दो सर्कल भी तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसमें तो ना साइड है ना एंगल है। अब सर, कि रेडियस ले नहीं? लो। अरे जनरलाइज, एग्जैक्टली, रेडियस, साइड्स, एंगल्स, इन सब चीजों से हमारे पास क्या आता है? दो चीजें आती हैं, शेप बनती है एक फिगर की, और साइज आता है ना? तो जब ये दोनों चीजें सेम हो जाती थी, शेप भी सेम और साइज भी सेम, है ना? सेम शेप एंड सेम साइज, सेम सेम सेम। मैं वियतनाम गया था तो वहां से बोलते थे सेम सेम बट डिफरेंट, सेम साइज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में दोनों होने जरूरी है, दैट इज व्हेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। बट सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलैरिटी के लिए साइज सेम होना जरूरी है क्या सिमिलर होने के लिए? नहीं, नो सर। सिर्फ शेप अगर सेम होगी तो फिगर्स सिमिलर कहलाए जाए, है ना? तो अच्छा ये बताओ, कोई भी दो रेडियस हमेशा सिमिलर होंगे ना फिर तो? कोई भी दो सर्कल्स, है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब तो है कि सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर हैं आपस में, क्योंकि शेप तो सर्कल की हमेशा एक ही रहती है भाई, गोल गोल, बस रेडियस फर्क होता है। तो जब शेप सेम है तो हमेशा ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। कोई एक और शेप बताओ जिसके बारे में ये चीज बोली जा सके। सर स्क्वायर। करेक्ट, एकदम करेक्ट। भाई स्क्वायर्स की भी सबकी सेम ही शेप होती है ना, चाहे साइज बड़ा छोटा होता रहे, है ना? शेप तो सेम है।
साइज अलग है। और कोई फिगर जानते हो क्या जिसके बारे में ऐसा बोल सकते हैं? हाँ रोम्बस, अच्छा रोम्बस तो अलग हो जाएगा यार, देखो रोम्बस तो ये भी रोम्बस है, और ये भी रोम्बस, ये तो शेप ही अलग हो गई रिया। शेप सेम होनी चाहिए, साइज अलग होना चाहिए, यहाँ तो हमारी शेप ही बदल गई, है कि नहीं रिया? डिफरेंस समझ में आया ना? रेक्टेंगल, मुझे पता था, मैं यही चाहता था कि रेक्टेंगल आए। गुड। नो रिया, रेक्टेंगल भी नहीं है। ओके, बट इट्स अ गुड थिंग यू ब्रॉट इट अप। चलो रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल सिमिलर क्यों नहीं होते भाई? देखो यार, एक रेक्टेंगल मान लो ये, एक रेक्टेंगल ये, इसका लेंथ ये 2 है, ये 4, ओके। और फिर एक रेक्टेंगल है हमारे पास ये, एक रेक्टेंगल है हमारे पास ये, इसकी लेंथ है हमारे पास क्या, एग्जैक्टली डबल, ओके। रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी शेप है, और ये है साइज है 4 और 8, ये दोनों तो सिमिलर हैं, लेकिन एक रेक्टेंगल ये भी होगा, जिसकी साइड्स 2 और 8 है ना? अब ये दोनों तो सिमिलर हैं, लेकिन ये अलग हो गया यार इनसे, है ना? इसकी शेप अलग हो गई, क्योंकि इसको अगर मैं श्रिंक करूंगा तो हर साइड से बराबर श्रिंक करना पड़ेगा, है ना? तो जब हर साइड से बराबर श्रिंक करूंगा तो ये कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस वाले को 8 और 4 वाले को हर साइड से बराबर श्रिंक करूंगा तो ये बन जाएगा। और अगर मैं जब इसको हर 2 और 4 वाले को हर साइड से बराबर एक्सपैंड करूंगा तो ये बन जाएगा, समझे? Now everyone understood the difference between same, what is same shape, what is same size? Krish, Gaurav, Dipanshu. दिपांशु भाई दिखा दिया अगर यार अंगूठा, ठीक है? तो ये होती है कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी में फर्क, ठीक है? लाइन सेगमेंट्स ये भूल गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ये भूल, दो लाइन सेगमेंट तो हमेशा सिमिलर ही होंगी ना, है ना? We are not all triangles are similar. That is what I am trying to tell you. How can all triangles be similar? But all equilateral triangles can be similar. क्योंकि अगर मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो चाहे इसकी लेंथ 500 हो और इसकी 5, अगर मैं इसकी तीनों साइड्स एक साथ एक्सपैंड करूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, और जब मैं इसको एक साथ श्रिंक करूंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई तीनों साइड बराबर में बढ़ रही हैं, तीनों साइड हमेशा ही इक्वल रहेंगी, चाहे बीच में कितने ही ट्रायंगल के हो, बीच में 100 वाला भी ट्रायंगल आएगा वो भी सिमिलर होगा, 200 वाला भी सिमिलर होगा, 199 वाला भी, सारे के सारे ट्रायंगल्स ये सिमिलर होंगे, है ना? सिमिलर फॉर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट, अब इसको बढ़ा दो तो ये बन जाएगी, इसको कम कर दो तो ये बन जाएगी, है ना? तो ऑल लाइन सेगमेंट्स आर आल्सो सिमिलर, all equilateral triangles are similar, all squares are similar and all circles are similar. तो ये समझ में आया कि ये why are all these four always all these four pairs always similar? Give me a thumbs up.
अगर समझ में आया डिफरेंस? दीपांशु, निखिल, क्रिश, ठीक है भाई। चले, तो सिमिलैरिटी होती है जब सेम शेप हो बट साइज अलग। ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। साइज अलग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ओके। क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए, विच इज इक्वल साइज। इट्स लाइक सेइंग ऑल squares are rectangles but all rectangles are not squares, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स जिसपे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके तीनों एंगल इक्वल हो आपस में। जैसे ए बी सी, नाम का बहुत ध्यान रखेंगे, इसमें भी कॉन्ग्रेंसी की तरह ही। जैसे अगर ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूं मैं, तो अगर ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। एंड ये तो एंगल्स तो इक्वल हो गए, और जो साइड्स होती है कॉरस्पॉन्डिंग वो हमेशा इक्वल रेशो में होती है। जैसे कि इधर क्या बनेगा, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू सी ए बाय एफ। क्योंकि देखो, जब रेशो इक्वल रहेगी और ये एंगल्स इक्वल रहेंगे, अभी तो मैं ये जो एबीसी है इसको मैं अगर हर साइड सेम रेशो में बढ़ाऊंगा तभी तो मैं इस पे पहुंचूंगा, और जब मैं डी एफ को सेम रेशो में घटाऊंगा तो मैं इस पे पहुंचूंगा। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? गौरव, प्रिया, ओके। गौरव, व्हाट अबाउट यू? ओके, तो तब हम लिखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ क्या है, सिमिलर हैं, और ये है हमारा सिमिलैरिटी का साइन, ओके। नॉट द सर्कल अराउंड इट, जस्ट दिस इज सिमिलर, वी रीड इट एज सिमिलर टू। so triangle abc is similar to triangle e। अगर मैं डीईएफ की जगह ट्रायंगल एफईडी लिख देता ना, कि ट्रायंगल एफईडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, तो इसके हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा कि अगर ए और डी तो इक्वल, तो फिर गलत। लेकिन अगर कोई अलग ट्रायंगल है, मान लो इससे अलग क्वेश्चन से, तो यहाँ पे एफ ए के इक्वल होगा, ई बी के इक्वल होगा, और डी सी के, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने जरूरी, तभी ट्रायंगल सिमिलर। नोट कर लिए? वाह दीपांशु, आजकल बड़ी जल्दी नोट कर लेता है यार। क्लास में तो मजे लेता रहता था, फिजिकल क्लास जो होती थी वो। हो गया भाई, चलो सर आगे चले, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसकी सिमिलैरिटी के लिए कुछ कंडीशंस है, वैसे ही ट्रिपल ए, मतलब उसमें कॉन्करेंसी में ट्रिपल ए नाम की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसमें आएगी। हो गए एस एस आएगी, ए एस इसमें नहीं आएगी। बेसिकली दो ही क्राइटेरिया आएंगे, डबल ट्रिपल ए एंड एस एस एस, ये तीन क्राइटेरिया आएंगे, ठीक है। ओके दीपांशु, नोट कर ले यार फिर जल्दी से, ठीक है। तो हमने बेसिकली तीन मेन क्राइटेरिया आएंगे। एक आएगा एस एस एस, एक आएगा ट्रिपल ए, या फिर डबल ए भी बोल सकते हैं इसको, एक आएगा एस ए एस, ठीक है। यार ये बताओ मेरे को, ट्रिपल ए और डबल ए में कुछ फर्क है क्या? एनीवन? नो सर। नहीं है ना सर भाई? क्योंकि जब दो एंगल सेम हो गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल भी मतलब सेम ही हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर ए और डी इक्वल है और बी और ई इक्वल है, तो ऑब्वियसली सी और एफ तो अपने आप ही इक्वल हो गए यार, है ना। सो दिस थर्ड ए इज नॉट नेसेसरी। अगर हमने दो कर दिए वहीं पे सिमिलर हो गए, ठीक है। लेकिन हम उस पे पहुंचे उससे पहले कुछ और चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जो आगे हमारे काम आएंगी सिमिलैरिटी में। सबसे पहली थ्योरम है ये, एक ट्रायंगल है हमारे पास,
ठीक है भाई, this is a triangle and the line is drawn parallel to one side, so this is a line drawn parallel. ओके तो ये एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, जिसमें डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। तो क्या बोलती है ये थ्योरम कि एडी अपॉन डीबी is equal to AE upon EC. Okay, अगर if DE is parallel to BC in triangle ABC, triangle भी होना जरूरी है, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, AD by DB is equal to AE by EC. ओके, इसको प्रूव करने की कोशिश करो, यू हैव 3 minutes. हिंट दे देता हूँ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ क्या करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन है ये, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल लिया इस पे, यहाँ से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है, यहाँ से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है और इन दोनों को ज्वाइन। हाँ भाई, अब कौन बताएगा मुझे कि कैसे करना है। दिस इज 90, दिस ए बी सी डी ई, इसको दे देते हैं अपन एफ, इसको दे देते हैं एनीबॉडी, नहीं कोई नहीं सर करेगा। एरिया से कर। हाँ, ऑल्टीट्यूड से इतना आइडिया तो लग गया तुझे कि एरिया से करना है, अब लेकिन एरिया से कैसे करना है बताओ। सर मैंने इसका प्रूफ देखा है सर, मैंने पढ़ा हुआ। फिर तो हो जाना चाहिए यार क्रिश, जल्दी से, देखा हुआ तो यार। यस सर, हो गया सर। हो गया, बढ़िया। बाकी किसी का हुआ, उसने तो पहले पढ़ा हुआ था इसलिए हो गया, हीरो बन रहा है। समझ आया ना क्रिश कैसे करना है, या सिर्फ यस। याद किया हुआ था? नहीं सर, समझा हुआ। फिर ठीक है, गुड। हाँ भाई निखिल, एनी आइडिया? सर एरिया निकालेंगे पहले तो, जैसे ट्रायंगल एडीई का एरिया आ जाएगा पहले हाफ इंटू एडी इंटू ई एफ। देखो हाँ सही कह रहा है, ट्रायंगल एडी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एडी इंटू ई एफ। और ट्रायंगल एडीई का एरिया वो दूसरे ऑल्टीट्यूड से वो हो जाएगा हाफ इंटू एई इंटू डीजी। चल सीधा इसी का लिख लेते हैं पहले। ओके, एडी का एरिया ये भी हो जाएगा हाफ इंटू एई इंटू डीजी। इक्वेशन 1 हो गई। अब एरिया ऑफ बीईडी जो होगा, मतलब वो ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसका ऑल्टीट्यूड हम ईएफ लेंगे, तो फिर हाफ इंटू बीडी इंटू ईएफ। ठीक है, आगे उसके बाद ट्रायंगल सीईडी का एरिया होगा हाफ इंटू सीई इंटू कौन सा एल्टीट्यूड, डीजी। ठीक है,
ठीक है, रुक अब जाओ, सर जो चुप ट्रायंगल शश, चुप चुप चुप। इसके बाद क्या करेंगे रिया, क्या तुम बताओगी? रिया, एनी आइडिया इसके बाद क्या करना चाहिए? ओके, नो प्रॉब्लम। दीपांशु, तुम बताओगे इसके आगे क्या करना चाहिए? दीपांशु भाई बोल ले यार, तू चुप करके बैठा रहता है। अनम्यूट कर ले खुद को, बोल। मैं डाउट नहीं बताऊंगा तेरा अगर अनम्यूट नहीं करा तो। हाँ, अब हो गया। बता कैसे करेंगे? अब ये तो चला ही गया नाराज हो। पता नहीं, शायद कोई दिक्कत आ रही होगी सिस्टम में। हाँ भाई गौरव, तुम बताओगे क्या इसके बाद क्या करेंगे हम? सर नहीं पता। गौरव, सर लाउडली। नहीं पता सर। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ भाई दीपांशु बता दे यार। चलो ठीक है। निखिल, ठीक है, मैं समझ गया, तुझे पता है पैरेलल वो वाली प्रॉपर्टी लगाई क्या, पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल होता है एरिया ट्रायंगल्स का? यस सर वही लगे। ठीक है, मैं समझ। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? गिव मी अ थम्स अप अगर इतना समझ में आ गया तक को। ठीक है, तो हमने ये चार एरिया लिख लिए। ठीक है, अब हम करेंगे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3 से। ये तो ट्रायंगल ADE का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इसके इक्वल हो गया भाई हाफ AD। हाफ और हाफ कट गया, EF और EF कट गया, क्या बचा अपने पास? AD अपॉन BD DB, है ना? इसको ले लेते हैं इक्वेशन 5। अब मैं 2 और 4 को डिवाइड करूंगा, तो इधर से क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इसके इक्वल हो गया भाई, हाफ हाफ गया, डीजी डीजी गया, क्या बना? AE अपॉन EC। ये हो गई इक्वेशन 6। ऑल्सो नाउ यार ये BED और CED का एरिया इक्वल होगा ना, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पे हैं और दो पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में है। देखो DEC एंड DEB। सो लास्ट ईयर पढ़ी थी ये प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑन द सेम बेसिस इक्वल। एवरीवन रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी? यस सर। रिया, गौरव याद है? दीपांशु याद है? ठीक है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। प्रॉपर्टी लिख देना वो वाली, है ना? तो इक्वेशन 6 में मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं CED की जगह BED, तो एरिया ऑफ क्या बन गई इक्वेशन 6? ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED किसके इक्वल हो गई भाई? AE बाय EC। इसको इक्वेशन 7। भाई 5 और 7 में देखो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आ गई, तो फ्रॉम तो राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय, हेंस समझ आया ये सबको? गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आ गया तो। ओके परफेक्ट, जल्दी से नोट करो। सर बोलो। सर मैं क्लास अभी लीव कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एनटीएससी की है अभी, बायो की। बाय।
हाँ भाई, नोट हो गया सबका? नोट करते ही थम्स अप दो। प्रिया, दीपांशु, दीपांशु आधा हो गया तेरा नोट? अरे वाह, पूरा कर डाला इसने, आजकल स्पीड बढ़ा रहा है थोड़ी। हाँ भाई, इसी लाइन का, इसी थ्योरम का कॉन्वर्स है। अच्छा, एक चीज उससे पहले देखेंगे हम। यार अब देखो, ये तो आ गया AD बाई DB इज AE बाई EC, ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। या अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, कैसे होगी दिक्कत? अब यहाँ पे अगर मैं LCM लूं तो ऊपर क्या बन गया, AD प्लस DB बाई DB इज इक्वल टू AE प्लस EC बाई EC। तो ये क्या रेशो बन गई, AB बाई DB इज इक्वल टू AC बाई EC। ठीक है, ये दिस होल लेंथ अपॉन DB इज इक्वल टू दिस होल लेंथ अपॉन EC, ये भी ट्रू है, ठीक है। ऑल्सो, अब ये थी, इसको मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ, DB बाई AD इज इक्वल टू EC बाई। अब इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, सॉरी, इक्वेशन नहीं है, +1 प्लस। नाउ इधर अगर LCM लूंगा तो क्या बनेगा, AD प्लस DB, और इधर क्या बनेगा, AE प्लस EC और AE। तो यहां से क्या आ गया भाई, AB बाय AD इज इक्वल टू AC बाय AE। ठीक है, अब इन तीनों में से ना कोई भी रिलेशन तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC लिखोगे पहले और फिर ये सब करोगे। सीधा तुम ये रिलेशन 3 यूज कर सकते हो, ठीक है। कौन से 3 रिलेशन है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ऑल द टिक्ड वंस। देख रहे हो ना कितना ही फर्क है दोनों में। जैसे अब AD बाई DB AE बाई AC, नाउ दिस AB बाई AD AC बाई AE ये ले लो, या फिर AB बाई DB AC बाई EC ले लो। तो जो भी लोग है ना, कॉरेस्पॉन्डिंगली दोनों साइड ना सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, everyone understood this part, this second part which we just extended this? Dipanshu, Krish, Gaurav, ओके, नोट कर लिया ये वाला, ये भी चीज नोट कर लो जल्दी से। Give me a thumbs up when you're done. You guys done? The punch. Krish. हो गया कृष नोट? ओके, तो आगे चलते हैं। अब इस थ्योरम का कॉन्वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्वर्स क्या है? हाँ, तो वो कर रही है इस टाइम पे डिवाइड, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारा, वो बोल रहा है कि सेम रेशो में डिवाइड करती है एक लाइन। ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन है डी, और हर बार की तरह। तब हमें दे रखा है कि ABC ये हो गए, DE हो गए। अब हमें दे रखा है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। क्या प्रूव करना है? प्रूव इज DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू। क्रिश, इसका प्रूफ भी देख रखा है क्या तूने? क्रिश, नहीं सर। चलो फिर बढ़िया है, करके दिखाओ। सो यू हैव 2 minutes एवरीवन, क्विकली। ओके, 3 minutes, जल्दी करो।
एनीबॉडी? बहुत सिंपल है इसका प्रूफ, कॉन्ट्राडिक्शन से होगा इसका प्रूफ। ठीक है दिवांशु, देख लेना यार नोट्स में ध्यान से, ठीक है? ओके। हाँ भाई, एनी आइडिया? रिया ये कैसे सर मेरे को करेंगे? याद आ गया, मैंने इसका भी देखा हुआ है सर। अबे यार चुप करके बैठ जा फिर, अब ऐसी ऐसी करा देता। गौरव, रिया, एनी आइडिया? इट्स ओके, अगर नहीं भी आइडिया तो बता दो बस मेरे को। नहीं पता सर, वो चैट खोल के बैठा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नहीं पता सर। कोई नहीं गौरव, कोई नहीं। रिया, व्हाट अबाउट यू? एनी आइडिया हाउ टू डू दिस? रिया इज नॉट टेलिंग अस। ओके रिया, मत बताओ, हम कर लेंगे खुद ही। चलो देखो, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन है? ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, दिस इज पॉइंट एफ। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन बेसिकली? क्रिश ऐसे ही करा है? क्रिश यस सर। ऐसे ही करा? यस सर। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ, ये प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि डीईबीसी के पैरेलल नहीं है, तो भाई कोई लाइन तो होगी ना जो बीसी के पैरेलल होगी। तो वो मैंने मान लिया है कि एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है कि ड्रॉ डीएफ पैरेलल टू बीसी, ठीक है? सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आई कैन से, अगर डीएफ और बीसी पैरेलल हैं तो एडी बाय डीबी शुड बी इक्वल टू एएफ बाय एफसी। आया ना? ये चीज समझ में आई ना तीनों को? यस सर। यस सर। यस सर। गौरव, अगर तुम्हारी ऑडियो नहीं आ रही यार, या तो लिख दो कोई दिक्कत है तो, नहीं अगर समझ आ गया तो थम्स अप दे दो सीधे। रिया समझ आया? बोलो रिया। ओके, आई डोंट थिंक रिया इज है, ठीक है? तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एफ बाय एफ सी, लेकिन हमें दे रखा है कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ई सी ऑल्सो। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी भाई, तो एई बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, है ना? ठीक है, यस सर। अब मैं दोनों साइड पे 1 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा? एई प्लस ई सी बाय ई सी इज इक्वल टू AF plus FC by, what is AE plus EC? This point is A ऊपर, तो AE plus EC हो गया AC by EC is equal to AF plus FC भी हो गया AC by FC। AC AC कट गया। Now EC equal to FC आ गया भाई। तो यार EC और FC इक्वल कब होंगे गौरव? कब होंगे भाई इक्वल EC और FC?
बोलना गौरव। यार देखो, ई और एफ दोनों एसी पे लाई करते हैं ना, सी से सी के एक ही साइड पे लाई करते हैं। यार कोई भी ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यही सिचुएशन है यहाँ पे। वो बोल रहा है कि ए बी और ए सी इक्वल है। ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है ना जब ये सी पॉइंट और बी पॉइंट एक ही पॉइंट हो, है ना, या सी पॉइंट बी के ऊपर लाई कर रहा हो या बी पॉइंट सी के ऊपर लाई कर रहा हो। तो इन दिस केस ये पॉसिबल तब है जब एफ ई के ऊपर लाई करेगा, है ना। तो देयरफॉर एफ coincides with ई। और अगर एफ ई से कोइंसाइड कर रहा है और हमने एज्यूम करा डी एफ बी सी के पैरेलल है, तो अगर डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी। ओके, यू अंडरस्टूड क्रिश, गौरव? यस सर। जल्दी से नोट कर लो। क्रिश कर लिया नोट? यस सर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन करते हैं इस पे जल्दी से, फिर क्लास खत्म करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो मेरे को इसका आंसर। जल्दी जल्दी, सीधा सीधा सवाल है यार। आंसर मैसेज में लिखो, दो ही लोग हो वैसे तो बता ही देना। बता क्रिश। सर वापस इसमें सर पैरेलल है तो सर वो वाली थ्योरम फर्स्ट से हम इक्वल कर देंगे, एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। हाँ उससे कर ई की देंगे, वैल्यू आ नहीं जाएगी। कर देंगे, नहीं करो और आंसर बताओ। कर तो देंगे ही, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, करो तो। हाँ भाई गौरव, हो रहा है? गौरव बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो कुछ। बोलो भाई, मत बोल, मर्जी है तुम्हारी। हाँ भाई, एक तो रेशो थी एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये लगाए क्या हमें? लेकिन ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, तो ये आधे वाली नहीं लगाते अपन, पूरे वाली लगा लेते हैं। अपन क्या बोलते हैं कि हमने एक रेशो ये भी पढ़ी है, सेम इसी से डिराइव करी थी, कि ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। यहाँ से क्या आ गया भाई, ए डी इज 3.4, ए बी इज 8.5 इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी इज 13.5, है ना। तो ये 17 से कट रहा है, 17 2 17 5
यहाँ से AE क्या आ गया भाई 13.5 इंटू 2 कितना हो गया 27.5 which is equal to 5 5 25 20 5। ये पार्ट समझ में आया दोनों को? यस सर। गौरव गिव मी अ थम्स अप मैन। ओके शाबाश ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, एक बार आंसर कंफर्म कर लें। हाँ 5.4 है। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है कि AD बाय DB इज इक्वल टू 3/5 और हमें क्या दे रखा है AC दे रखा है 9.6। हमें AE निकालना। तो देखो जो निकालना AC दे रखा है राइट साइड में देखते हैं, AC दे रखा है AE निकालना। तो भाई मैं AE बाय AC वाली रेशो बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरा डायरेक्टली काम बन जाए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है AD और DB है ना, AD और DB की रेशो है। मुझे किसकी रेशो चाहिए AD और AB की, तभी तो मेरे पास इस साइड AE और AC आएगा। मुझे चाहिए AD और AB। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो मेरा AD और DB ऐड होके AB तो बन जाएगा, लेकिन नीचे क्या रहेगा DB है ना। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी चेंज नहीं होता, देखो जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा लिख लेते हैं DB बाय AD इज इक्वल टू 5। अब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो न्यूमरेटर में तो AD प्लस DB बन गया विच इज AB, और डिनोमिनेटर में मस्त अपने पास AD भी आ गया। तो ये कितना बन गया भाई, ये 5/3 करा था ठीक है, तो ये हो गया 5 + 3 8/3 है ना। अब नाउ हमें पता है क्या क्या पता है हमें पता है कि AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC। AD बाय AB हमारे पास आ गया है कितना 3/8, 8/3 AB बाय AD है ना। सो AE बाय AC हो गया 9.6। तो यहाँ से AE कितना आ गया भैया 3 × 9.6 अपॉन 8। ये कट रहा है किससे 1.2। तो आंसर आ गया अपना 3.6। समझ आया दोनों को? यस सर। गौरव अंडरस्टूड? ओके जल्दी से नोट कर लो। तुम लोगों का होमवर्क क्या है भाई? होमवर्क के लिए तो कुछ है ही नहीं अपने पास अभी, बच गए।